बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आज अगर मुल्तान की हम बात करें तो मुल्तान का मौसम जो है वो बड़ा खूबसूरत हुआ है। कहीं कहीं जो है वो रात को भी हल्की सी बारिश हुई है, सुबह भी हुई है और उसके साथ जो है मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। आपको पता है कि काफ़ी दिनों से जो है वो धूप भी नहीं कर रही थी, मौसम काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो गया था, लेकिन आज फिर से जो है वो सर्दी की थोड़ी सी लहर जो है वो पैदा हो गई है। और मेरे ख्याल में तमाम मुल्तानियों के लिए इस तरह का जो मौसम होता है ना वो उनके लिए बड़ा खुशगवार होता है और उसको एंजॉय भी करते हैं। और इसके साथ साथ हमेशा अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है तो जाहिर सी बात है वायरल डिजीज़ भी होती हैं और इसके साथ साथ आपको ठंड से भी बचना होता है, तो लिहाजा अपने आप को सेहतमंद रखें, अच्छी और हेल्दी डाइट खाएं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इलेक्शंस के हवाले से जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसकी पूरी तरीके से। अब जो वोट की हम बात करें तो 8 फरवरी को जो है वोट कास्ट किया जाएगा, उस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि लोगों की अपनी राय है। लेकिन हमेशा एक बात करती होती हूँ कि अपने मुल्क के बारे में सोचें। यहाँ पर हम जिस तरह के फेसेस देख रहे हैं और जिस तरह की हमने सियासत देखी है, उस हवाले से मैं यही कहूँगी कि जितने भी हमारे हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर इस मुल्क के बारे में सोचें, इस आवाम के बारे में सोचें, इन मसाइलों से जो हम लड़ रहे हैं इससे किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं, इस पर फोकस करने की जरूरत है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर अहमद खान बाबर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। शुक्रिया। अच्छा जी, अहमद से तो हम क्योंकि इनकी क्राइम की बीट है तो क्राइम के हवाले से जानेंगे क्राइम की क्या सूरत हाल चल रही है। अभी हम देखते हैं कि इलेक्शंस में जिस तरह से जाहिर सी बात है पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है, उसी के साथ साथ हम क्राइम की बात करें तो क्राइम भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि पुलिस इधर इन्वॉल्व है और उधर से जो है लोगों के लिए बड़े आसान हो गया है कि डकैती और चोरी की जो वारदातें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, इस हवाले से भी जानेंगे और साथ साथ जो है हम इनसे जानेंगे इस टाइम इलेक्शंस के हवाले से भी बात होगी, क्या इक़दाम चल रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो सबसे पहले तो अहमद ये बताएं ना, क्राइम के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम के हवाले से अगर हम बात करें, साल का पहला महीना था जो कल इख्तिताम पजीर हुआ है परसों, तो उसमें एक माह के दौरान जो है वो मुतअद्दिद हमारे सामने ना वारदातें देखने के आई हैं, और डकैती की भी, राजनी की भी और इसके साथ चोरी की भी। जब इसमें अगर हम बात करें, पुलिस ने गैंग भी पकड़े हैं, मुतअद्दिद गैंग पकड़े हैं, उसके बाद उनसे रिकवरी भी की है। अब थाना कैंट, क्योंकि हमारे पास है 4 डिवीज़न, सिटी डिवीज़न है, कैंट डिवीज़न है, सदर डिवीज़न है, गुलगश डिवीज़न है। कैंट डिवीज़न ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी की है और क्योंकि इन्होंने जो डकैत गैंग भी पकड़े हैं, उसके बाद मोटरसाइकिल चोर गैंग भी पकड़े हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुलगश डिवीज़न के हवाले से, तो गुलगश एक पहले बहुत बड़ा डिवीज़न था, अब उसमें से कुछ थाने जो हैं उन्होंने अलग कर दिए गए हैं। तो उसके हवाले से भी उनके मेन जो थाने हैं, कादिरपुर, अल्पा थाना हो गया, ख़ास तौर पे थाना BZ की हदूद में इतनी वारदातें होती हैं जिसको कह सकते हैं अन्यवा वारदातें हो रही होती हैं। उसके बाद BZ कोई इतनी बड़ी कार्रवाई भी हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि रोज़ाना की वहाँ 3, 4, 5, 7 वारदातें सिर्फ उस थाने की हदूद में हो रही हैं। गुलगश डिवीज़न में ज़्यादातर कोई इतना, गुलगश डिवीज़न में सिर्फ एक कोतवाली थाना है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, मोटरसाइकिल चोर गैंग भी पकड़े हैं, उसके बाद गैंग पकड़ने के बाद डकैती के गैंग भी पकड़े हैं, और सिर्फ थाना कोतवाली की हदूद में इस वक्त सुकून है। अगर हम बात करते हैं सिटी डिवीज़न में एक गैंग काफ़ी मुतहर्रिक था, छोटा बड़ा गैंग। वो नया गैंग वो तैयार हुआ, वारदातें उसने शुरू की। वो न्यू मुल्तान की हदूद से शुरू होता था, वारदातें करता हुआ BZ की हदूद, गुलगश की हदूद, कि पूरा उसने ना वारदातें इतराफ़ की हैं। उस गैंग को भी पकड़ा है थाना न्यू मुल्तान ने। उसके अंदर से काफ़ी माल जो है वो भी बरामद हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तफ्तीश जो है वो जारी है उस गैंग से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सदर डिवीज़न के हवाले से, सदर डिवीज़न जो है वो वहाँ पर हमारा एक बैकवर्ड डिवीज़न हो जाता है ये, क्योंकि इसमें सारे दही वो थाने आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं थाना जलाल पीर वाला भी आ जाता है, शुजाबाद भी आ जाता है, इसमें मखदूम रशीद भी आ जाता है, इस तरह की इसमें बस्ती मलूक भी आ जाता है। इस सदर डिवीज़न में सबसे ज़्यादा वारदातें जो हैं वो मखदूम रशीद की हदूद में और बस्ती मलूक की हदूद में होती हैं।
वहां पर पुलिस को ज्यादा फोकस भी करना चाहिए, खास तौर पे इन दोनों थानों की हदूद में कि जराइम को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे तो काफी पुलिस ने टीमें जैसे अब बनाई हुई है, मुहाफिज स्क्वाड की टीमें भी बनाई हुई है, डॉल्फिन की भी बनाई हुई है। अब जो हमारे पास एक ऐप है, उस ऐप के जरिए जो है वो जराइम पेशा अफराद 50% कम भी निकलते हैं। अब जिसके ऊपर पहले कोई मुकदमा नहीं है, न चोरी का मुकदमा है, न डकैती का मुकदमा है, पुलिस ने एक ऐप बनाई है, उस ऐप के जरिए वो आईडी कार्ड डाल देते हैं। या अगर कोई, अब किसी शहरी को रोकते नहीं है, वो अगर शहरी बाइक पे जा रहा है वो जाने देंगे। सही है। उसके पीछे से वो डॉल्फिन है या मुहाफिज स्क्वाड है, वो पीछे से उसका बाइक का नंबर डालेंगे, अच्छा ये बाइक चोरी की है, उसको फिर रोकेंगे। अगर वो चोरी की होगी उसको रोक के उसे मुतलका थाने जो है वो रिपोर्ट करा देंगे। अगर वो चोरी की नहीं होगी तो मशकूक लग रहा होगा उनको, फिर उसको रोकेंगे, फिर वो देखते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको अगर वो पीओ होता है या कुछ भी इस तरह से होता है तो फिर उसको अरेस्ट कर लेते हैं, फिर उसको मुतलका थाने लेके जाते हैं। क्योंकि जो अदालती वो मफरूर होते हैं इस तरह के, अगर हम एक महीने के दौरान, गुज़श्ता एक माह के दौरान बात करो इश्तियारियों के खिलाफ, तो मुल्तान पुलिस की जानिब से बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया इश्तियारियों के खिलाफ। सही। तो इश्तियारियों के खिलाफ अगर हम 300 से 350 से जायद इश्तियारी जो हैं वो मुल्तान पुलिस ने पकड़े हैं, जो काफी अरसे से मफरूर थे। उसके बाद कैंट डिवीजन ने अलग पकड़े हैं, इस तरह हर डिवीजन ने अपने अपने अलग पकड़े हैं। लेकिन हम बात करें यहाँ पर क्या कहते हैं चोरी और डकैती की सिर्फ, तो चोरी और डकैती की वारदातें मुसलसल हो जा रही हैं। अब गुज़श्ता एक माह के दौरान इक़दाम कत्ल के भी 15 से ज़ायद वाक़यात हमारे सामने आए हैं, जिसमें राजनी के दौरान भी मतलब कि जैसे मज़ाहमत पर उन्होंने फायरिंग कर दी है, ज़ख्मी हो चुके हैं, कुछ जो हैं वो दौराने मज़ाहमत पर फायरिंग करके वो कत्ल भी हो गए, जहाँ बहाक हो चुके हैं। इस तरह के वाक़यात जो है वो काफ़ी हो रहे हैं। सबसे बड़ा हमारे सामने ना एक गैंग है जिसको आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, नहीं कर सकी अभी तक। वो गैंग शुरू होता है लाहौर से, शुरू होता है, वो यहाँ से मुल्तान से फिर बाहर निकलता है। उन 2 गाड़ियाँ उनके पास, दोनों गाड़ियों पे वो, उनका काम यही है कि बैटरियों की दुकानों के ताले काटने हैं। अच्छा। ताले काट के शटर काटने हैं, शटर काटने के बाद ये अपनी वारदात करनी है, लाखों रुपए मालियत की बैटरियां उठानी है, बैटरियां उठा के वो गायब हो जाते हैं। अब समझ में नहीं ये आ रही क्या हमारे जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे कोई चेकिंग का निज़ाम नहीं है वहाँ पर। अच्छा, इसमें तो हम जिस तरह देखते हैं कुछ लोग पुलिस के हवाले से भी जो शामिल ही होते हैं। अब यहाँ आए दिन हमने जब भी बात करते हैं कि चाहे करप्शन है, चाहे हम बात करें रिश्वत की, तो आपको इस तरह की एक्टिविटीज नजर आएंगी। मतलब इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ जी हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल। अब एक और मैं बात ऐड करूँ इसमें, एक और पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है नौसरबाज, जो पहले पुलिस एहलकार था। अच्छा, हाँ, एक था ना लास्ट में हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था। वो तो उसको अरेस्ट भी किया हुआ है, सारा कुछ करके उसके खिलाफ जो कार्रवाई थी वो कर दी उन्होंने। उसको वो ऑन ड्यूटी था पुलिस वाला, जो पहले हमने बताया था। अब जो है ये पहले पुलिस एहलकार था, ये पहले इसको वारदातें करता था, इसको पकड़ा, उन्होंने मुअत्तल कर दिया और नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया इसको। जब बर्खास्त करने के बाद उसके ऊपर आगे गुर्बत, उसने वही यूनिफॉर्म पुलिस वाला पहनना दोबारा, और पूरे मुल्तान शहर में वारदातें करनी। वो क्या करता था, पिज्जा डिलीवरी बॉय को बुलाता था अपने घर या किसी मेन जगह पे, भाई पिज्जा लेके आ जाओ। वो उस पिज्जे बॉय से भी मतलब कि पैसे वगैरह लूट लेता था, उनसे पिज्जे भी ले लेता था। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान पुलिस ने थाना जलीलाबाद पुलिस के वो हिरासत में है मुलजिम, और उसके खिलाफ जो है वो बरामदगियां भी उससे हुई हैं। लेकिन अब जो उससे कानून की सजा है वो भी दी जा रही है। लेकिन इस तरह से हमारे मुआशरा अब हो चुका है, क्योंकि पुलिस वालों का साथ। अब एक और गुज़श्ता हफ्ते बात करते हैं, तो एक पुलिस वाले के घर के अंदर से बड़ी भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई है, जिससे इंपोर्टेड शराब भी बरामद हुई है, चर्स भी बरामद हुई है, हेरोइन भी बरामद हुई है। और जब पुलिस वाले ही हमारे ये काम करेंगे तो हाँ, बाकी, तो बाकी क्या बचता क्या। अच्छा, वैसे भी मैं कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि चीजें, हम गुर्बत की बात करते हैं ना, कि जब जिस तरह के हमारे मसाइल हैं हमारे मुल्क में, हम महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेरोज़गारी है, तो लोगों के पास जो एक आम एक समझते हैं ना कि एक सोल्यूशन जो एक बचता है, वो ये कहते हैं कि हाँ जी अब ये है कि कोई और तरीका तो बचता नहीं है, चलो क्राइम कर लो, किसी को लूट लो, किसी को मार दो, किसी से कुछ छीन लो। मतलब छीनने वाला जो कॉन्सेप्ट सब लोग लेके फिर रहे हैं ना कि अच्छा हमारा राइट अगर हमें नहीं मिल रहा तो चलो आप किसी और के साथ जो है वो जाती करके अब उसकी चीजें छीन लो उससे। तो
तो हमारे मुआशरे में ये चीजें बहुत ज्यादा आम होती जा रही हैं और गुर्बत इसकी बेसिक जो हम पीछे आते हैं कि आपके जो मसाइल हैं, आपके मुआशी तौर पे जब इंसान जकड़ा जाता है तो फिर वो ये रास्ता इख्तियार करता है क्राइम की सूरत में। अब मैं आपको बताऊं, हमारे शहर में असला कहाँ से आ रहा है? कभी पुलिस ने फोकस किया? नहीं किया। डकैतों के पास असला, उनके पास गोलियां, हमारा एक लाइसेंस होता है। अगर कोई गोलियां लेके जाएगा पिस्टल की, अगर 9mm की है या 30 बोर की है या 32 बोर की है, कुछ भी इस तरह का होगा तो वो पहले आके बताएगा जी मैं इस पर्पस के लिए लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो इतनी मुझे गोलियां चाहिए। वो बकायदा एक रिपोर्ट होता है, वहां पर दर्ज किया जाता है इतनी उसने गोलियां हमसे ली हैं, फलाना बंदा है। कोई इस तरह का कानून अब सामने नहीं आ रहा हमारे सामने। अब डकैतों के पास असले ऐसे हैं जैसे वो गोलियां ऐसे चला रहे होते हैं, बर्स्टेड पिस्टल होते हैं उनके पास, नहीं उनको इंसानों की परवाह नहीं होती। उसके बाद हम बात यही कर रहे थे चोरी डकैतियों के हवाले से, तो मुतअद्दिद वाक़यात हमने देखे हैं इस तरह से। गुज़श्ता जो साल का पहला महीना था, बहुत से वाक़यात हमारे सामने ऐसे रोनुमा हुए, ख़ास तौर पर थाना कादिरपुर राह की हदूद में भी इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुलगश डिवीज़न में वो थाना आता है, लेकिन उस थाने ने मुलजिमान को पकड़े भी हैं। और एक 5 साल बच्ची के साथ वाक़या पेश आया, उसको उन्होंने ज़्यादती के बाद जो है वो दरख्त के साथ कत्ल करके दरख्त के साथ उसने बांध दिया था मुलजिम ने। उसको भी पकड़ा, वो भी बरामदगी करवाने जा रहे थे तो पुलिस, उनके साथियों ने पुलिस पे फायरिंग की, तो पुलिस ने फिर जवाबी फायरिंग की, तो फिर वो भी मौके पे उसका डेथ हो गई उसकी। इस तरह के और भी वाक़यात जो हैं। उसके बाद एक 30 साल रमज़ान कत्ल हुआ था, तो उसके भी मुलजिमान को पुलिस ने ट्रेस किया है और उनको भी कैफे किरदार तक पहुंचा रहे हैं। उसके साथ काफ़ी ऐसे मामलात हैं, लेकिन फोकस हमारा है इस वक्त स्ट्रीट क्राइम को रोकने में। अब आप कहीं भी देखेंगे, मैं कल भी देख रहा था रात को डायरी ना, हाँ। तो उसमें मैं ये देख रहा था कि मेरा फोकस है, मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन सी मेन ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये वारदातें हो रही हैं। अगर मैं पिछले महीने से यही नोट करी जा रहा हूँ कि यहाँ पर वारदात हुई है, यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है, अगले दिन सुकून होगा, दूसरे दिन फिर वही होगी वारदातें। अब जब ये चीजें हैं तो मैं ये सोच रहा था कि क्या पुलिस को ये चीजें नहीं पता? सब कुछ पता है, पुलिस को भी पता है। अब पुलिस क्या कर रही है? अच्छा, इस पे बात करते हैं कि पुलिस क्या इकदाम कर रही है या क्या एक्टिविटीज उनकी चल रही है। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, मुल्तान शहर में महंगाई ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं कि आम शहरी के लिए रोजाना की बुनियाद पर खाने पीने की अशिया खरीदना आसान नहीं रहा। कुव्वत खरीद जो है वो जवाब देती जा रही है। आमदन वही है और जो अखराजात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अखराजात इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें खरीदी जाती थी उनके दाम बहुत ज़्यादा बेलगाम हो गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मुल्तान शहर की आम मार्केट में सब्जियों की, चाइना लहसुन और अदरक जो है वो कई माह से 600 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं, जबकि उनकी सरकारी कीमतों पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। चाइना लहसुन की सरकारी कीमत 504 है, थाईलैंड अदरक की सरकारी कीमत 450 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। इसके साथ देसी प्याज की बात करें तो पिछले एक महीने से देसी प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। सरकारी कीमत तो अभी भी 190 तक 192 तक मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में जो है अभी भी 240 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह मौसमी सब्जी मटर 280 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। और दीगर सब्जियों की बात करें जिसमें मिर्च 120 से लेकर 160 तक, और इसके साथ टमाटर जो है वो 120 रुपए फी किलो के हिसाब से, जबकि मौसमी सब्जियां जिसमें गाजर, मूली और शलजम जो है वो फिर भी 60 से 80 रुपए फी किलो के हिसाब से मिल रही हैं। बाहर ये सब्जियां हैं जो 60 तक मिल रही हैं, बाकी तमाम सब्जियां जो हैं बहुत ज़्यादा महंगी हैं। इनकी सस्ती होने की एक वजह ये भी है कि ये मकामी इलाकों से दस्तयाब होती हैं, वाफर मिकदार में होती हैं, तो इसलिए इनकी कीमत कम देखी जाती है। इसी तरह बात करें फलों की, आम शहरी के लिए फल खाना तो ख्वाब ही बनता जा रहा है क्योंकि फलों की कीमतें बहुत ज़्यादा सब्जियों से भी ज़्यादा हैं। स्ट्रॉबेरी और अंगूर की फी किलो कीमत 800 तक पहुंची हुई है, जबकि सेब आम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं, लेकिन सरकारी कीमत में सेब ज़्यादा से ज़्यादा 312 तक मुकर्रर किए गए हैं। सेब में मुख्तलिफ अक़साम आ जाती हैं, ईरानी सेब है, गोल्डन सेब, सफ़ेद सेब, काला कुल्लू सेब, तो उसके मुताबिक दाम भी मुख्तलिफ होते हैं।
केले 120 160 रुपए दर्जन तक, माल्टे 160 रुपए फी किलो तक, इसी तरह पपीता और खरबूजा 200 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। बात करें चिकन की कीमत कुछ आम शहरी की पहुंच में नहीं आ रही। आज की ताज़ा कीमत जो है वो 606 रुपए फी किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई है और पिछले एक हफ्ते से चिकन की कीमत जो है वो 600 से ऊपर ही चल रही है। 5 से 10 रुपए का उतार चढ़ाव रहता है। अंडे की कीमत जो है वो इन दिनों काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा है मार्केट की और सरकारी कीमत में। सरकारी कीमत बहुत गिर गई है, पिछले 2 हफ्तों में 100 रुपए कमी देखी गई है। इस वक्त सरकारी कीमत जो है अंडे की फी दर्जन के हिसाब से 302 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट की कीमत जो है वो हैरान कर देती है। 420 रुपए फी दर्जन के हिसाब से अंडे जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। तो इस हवाले से आम शहरी जो है उसके लिए ये चीज़ें खरीदना जो है बड़ा मुश्किल हुआ है। इंतज़ामिया की तरफ और आला हुकाम की तरफ ये फरियाद करते हैं, अपील करते हैं कि महंगाई की वजह से ये जो खाने पीने की अशिया खरीदना मुश्किल है, कीमतों को कम करें और इससे जो खुद साख्ता महंगाई का एक जिन बेकाबू हुआ है आम मार्केट्स में, इसको रोका जाए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर खाने पीने की अशिया को खरीदना आसान हो सके, आम शहरी के लिए जीना आसान हो सके। जी वेलकम बैक नाजरीन और शकील, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जिस तरह हम बात कर रहे थे एक तो क्राइम के हवाले से कि क्या किस तरह का क्राइम चल रहा है, तो पुलिस के हवाले से जान लेते हैं कि पुलिस अब क्या कह रही है। देखिए, पुलिस जो है, मैंने भी बताया भी है कि पुलिस मुख्तलिफ गैंग्स जो हैं वो गिरफ्तार कर रही है उनको मुख्तलिफ। अब देखें, हर महकमा एक्टिव में पुलिस का, अब पुलिस ने जो अपनी फोर्सेस बनाई हुई हैं, ठीक, तो उसमें अब पुलिस अपने जो वसाइल हैं उनको अब इस्तेमाल करना उन्होंने भी शुरू कर दी है। अब मैं बता रहा था कि 50% जो जराइम पेशा अफराद हैं जिनको पता है कि हम जाएंगे, अगर पुलिस वाले ने हमें रोक लिया, क्योंकि वो शक्ल से ही लग जाते हैं, एक इंसान को खौफ फील हो जाता है कि यार ये हो सकता है, तो वो तो फिर पुलिस है, उनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह के क्रिमिनल अफराद होते हैं, तो उस ऐप के जरिए जो है वो पकड़े भी जा रहे हैं। अब ज़्यादातर मैं खाली मुहाफिज स्क्वाड की बात करूं तो मुहाफिज स्क्वाड की टीम ने इस वक्त, पिछले अगर माह में हम बात करें तो मुतअद्दिद मोटरसाइकिल गैंग जो हैं, जो चोर थे, उनको भी गिरफ्तार करके मुकामी पुलिस को दिया है। उसके बाद डकैतों को भी जो अब परसों एक इन्होंने डकैत पकड़ा मुहाफिज स्क्वाड ने, वो 2 अफराद ना जा रहे थे मोटरसाइकिल पर। अच्छा। अब वो मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो मुहाफिज स्क्वाड ने इनको मशकूक देखा, उनको रोकने के लिए ना हाथ दिया, वो रुके ना, उन्होंने बाइक भगा दी। अब वो पीछे से वारदात करके आ रहे थे। अच्छा, 2 उनके पास मोबाइल थे, उनके अंदर सिम नहीं थी, सिमें नहीं थी। जब उन्होंने मोबाइल, उनको कहा जी अपने आपके अगर अपने मोबाइल हैं तो इनके लॉक खोलें, तो उनसे वो लॉक भी नहीं खोले गए। अच्छा, तो उनको फिर जब उन्होंने पकड़ा, उनसे तफ्तीश की, तो उन्होंने कहा जी हम अभी पीछे से ना वारदात करके आ रहे हैं, तो इस तरह से उनको भी फिर थाना कादिरपुर पुलिस के हवाले किया। इस तरह से ना अब देखें, मेन रोडों पर ना वारदातें नहीं हो रही। वारदातें कहाँ हो रही हैं? स्ट्रीट में, गलियों में वारदातें हो रही हैं। जो हमारी स्पेशल फोर्स डॉल्फिन बनाई गई है वो सिर्फ स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से बनाई गई है। चले मुहाफिज को आप रोडों पे लगा दें, मकामी थानों को आप रोडों पे लगा दें, क्योंकि उधर भी नफरी है, उधर भी है, कम से कम डॉल्फिन को तो गलियों में छोड़ दें, ठीक है, वहां पर क्राइम ज्यादा हो रहा है। अब कौन सी मैं देख रहा हूँ मुसलसल 6 माह से ना एक जगह पे वारदात लाजमी होती है। वो वारदात कहाँ पर है? एजुकेशन यूनिवर्सिटी के साथ वाली गली में। सही, ठीक है, थाना बीजड़ का इलाका बनता है, मुसलसल वहां पर वारदात। पुलिस क्या कर रही है? अब डाकुओं को भी पता है कि हम यहाँ पर आएंगे, हमने वारदात करनी है, और पुलिस बार बार FIR दी जा रही है, FIR दी जा रही है, लेकिन उसके बरअक्स शहरियों को क्या फायदा हो रहा है? वो फिर वहीं से लूटे जा रहे हैं। तो उस जगह पे ऐसा क्या इकदाम पुलिस कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही उस जगह पर। जो मेन मकामात हैं जहां पर वारदातें हो रही हैं, तो कम से कम पुलिस को वहां तो चाहिए ना, वहां पर कुछ देखो, नफरी तो बहुत है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान पुलिस के पास अब तो मेरे ख्याल में पेट्रोल वाला मसला भी हल हो गया था, पेट्रोल वाला मसला भी हल हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, ठीक है। वो गाड़ियों की मेंटेनेंस अच्छी हो गई है। CPO मुल्तान काफी मुतहरिक है इस मामले के हवाले से। तो बात वही आ जाती है कि स्ट्रीट क्राइम कहाँ है हमारा? जितनी भी वारदातें हो रही है, अगर शहरी, पिछले हमारे पास एक CCTV आई थी,
उसमें 3 डाकू होते हैं, वो आते जाते मोटरसाइकिल वालों को लूट रहे हैं। मतलब अगर एक को उन्होंने रोका हुआ है, वहां से दूसरा आया, उन्होंने उसको भी रोक लिया, तीसरा आया, 5-6 मोटरसाइकिल वालों को लूटा है। और पैदल सवार जितने भी लोग हैं उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। अच्छा जी, इसके साथ मजीद भी आपसे बात करते हैं। हमारे साथ कॉल पे हैं जी सादिया मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी। हम आज आपसे बात करेंगे, एक तो इस टाइम सर्वाइकल जो कैंसर है इसके हवाले से बताइएगा, ये क्या है, ये किस किस्म की बीमारी है और इसकी वजूहात क्या हैं? हाँ जी, सर्वाइकल कैंसर जो है वो बच्चादानी या रहम के निचले हिस्से का कैंसर होता है। ठीक है। और इसकी वजूहात में जो सबसे कॉमन वजह है वो है HPV इन्फेक्शन ना, वायरस होता है ये। ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। ठीक है। तो वो जिन खवातीन में होता है ह्यूमन पेपिलोमा इन्फेक्शन, उन खवातीन में जो है वो सर्वाइकल कैंसर या रहम के निचले हिस्से के कैंसर का चांस ज्यादा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी वजूहात आप बता रही थी, मोस्टली ये है? HPV इन्फेक्शन उन खवातीन में ज्यादा होता है जो जिनसी तौर पर मुतहर्रिक होती हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और जिनके कम उम्र में जिनसी जो है ताल्लुक की वजह से जो है, ये एक वजह वो भी हो सकती है। जिनके एक से ज्यादा जो है मेल पार्टनर हो, उनमें हो सकता है HPV इन्फेक्शन। ठीक है। और मतलब ज्यादातर जो है जिनसी तौर पर मुतहर्रिक खवातीन में होता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं, एक तो इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है, कैसे पता चल सकता है? जी HPV इन्फेक्शन जो सेल्फ है उसका जो है वो नहीं पता चलता, उसके कभी सिम्टम पेशेंट में जो है नहीं आते। कि HPV इन्फेक्शन जब पेशेंट को हुआ होता है उसके मेल पार्टनर को भी हो सकता है और उसके थ्रू फीमेल पार्टनर में आता है। अच्छा। ठीक है। उसके सिम्टम्स मतलब जिल्द के जरिए ये खवातीन में आ जाता है, लेकिन जो है उसके सिम्टम्स तब नहीं पता चलते। कुछ अरसे तक जब जिस पेशेंट को HPV इन्फेक्शन हुआ होता है उसमें वो सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होते हैं, जिसमें खून का आना, माहवारी की बेतरतीबी। ठीक है। हार्मोन चेंज या जो, हाँ जी, नहीं हार्मोन चेंजेस नहीं होती इसमें। जो है वही इन्फेक्शन की वजह से जो है पेशेंट में जब सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है तो उसकी इब्तदाई स्टेजेस में तो नहीं पता चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को माहवारी जो है वो उसका मुसलसल आना, या फिर जैसे ही जो है जिनसे ताल्लुक के कायम होने के फौरन बाद जो है खून का आना, या फिर जो है माहवारी के दरमियान में खून का आना, या कुछ खवातीन को बदबूदार मवाद आता है मुसलसल उसमें, या नीचे जो है जिस्म के निचले हिस्से में दर्द रहना मुसलसल। ठीक है। एक और सूरत हाल में जो है ज्यादातर खून का, बदबूदार मवाद का और पेट के निचले हिस्से या जिस्म के निचले हिस्से में दर्द होता है। अच्छा, ये अब आप बता रही हैं कि इसके जरिए जो है वो तशखीस की जा सकती है, अगर इस तरह की आपके सिस्टम। उसकी तशखीस के लिए जो टेस्ट है वो पैप स्मेयर टेस्ट होता है। अच्छा। ठीक है। एक, और दूसरा HPV टेस्ट इटसेल्फ होता है। दोनों टेस्टों में क्या करते हैं, जो पैप स्मेयर टेस्ट है उसमें भी स्पेशल ब्रश के जरिए या स्पेशल स्पैचुला के जरिए जिस्म विजाइना के थ्रू जो है वो सर्विक्स से सेल लिए जाते हैं, कुछ सैंपल। ठीक है। फिर वो उसके भी 2 तरीके हैं कि स्लाइडें बनती हैं उसकी, या फिर जो है एक ये कन्वेंशनल मेथड है और एक दूसरा मेथड है जिसमें ब्रश के जरिए डब्बी में उसके मवाद को सेव कर लिया जाता है। ये पैप स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है। जो उन खवातीन में किया जाता है जो जिनसी तौर पर मुतहर्रिक हो या 20 साल से ऑनवर्ड जो है इसको करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए के बाद जो है, हाँ जी, इनकी सर्वाइकल स्क्रीनिंग होना चाहिए। या दूसरा टेस्ट है HPV, उसमें भी ऐसे विजाइनल स्वैब के जरिए जो है वो मवाद लेते हैं और उसके ऊपर HPV टेस्ट होता है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएंगे कितना खतरनाक साबित हो सकता है सर्वाइकल कैंसर जो है आजकल खवातीन में ब्रेस्ट के बाद दूसरा कॉमन जो है हमारी खवातीन में जो है वो
पाया जा रहा है। तो इसमें खतरनाक यही है कि इसकी जाहिर बात है, क्योंकि पहले खवातीन को पता नहीं चलता कि सिम्टम यही है कि महामारी का ज्यादा आना या फिर मुसलसल बेतरतीब होना महामारी का। तो खवातीन इस चीज को नहीं लेती कि ये कैंसर की अलामत भी हो सकती है या फिर बदबूदार मवाद का आना, वो इसको इन्फेक्शन में लेके चलती हैं, या फिर जो है कि भाई महामारी उनकी सही नहीं आ रही, शायद जो है वही कि भाई हार्मोन चेंजेस हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो उस चीज को लंबा लेके चलती हैं और उसके बाद जब पता चलता है तब तक जो है जब उसकी अलामत जाहिर होती है तो उसमें थोड़ी सी स्टेज अप हो जाती है। ठीक हो गया। तो बताए अवेयरनेस नहीं है ना इस जिस तरह से अभी हम कहें कि लोगों को, खवातीन को स्पेशली ये है कि किस तरह से अपना ख्याल रखना है, डाइट के हवाले से भी, दूसरे सिस्टम में क्या हवाले बात करेंगे। इम्यूनिटी जिन खवातीन की कम होती है उनमें ये ज्यादा होता है, जैसे डाइट के ही हवाले से आप बात करी है। जिन खवातीन की इम्यूनिटी कम होती है, जो उनका सिस्टम है इम्यूनिटी का, वो अगर कमजोर है तो उसमें फिर उन खवातीन में भी चांसेस ज्यादा होते हैं सर्वाइकल कैंसर के और एचपीवी इन्फेक्शन होने के। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि खवातीन को अपना चेकअप जो है वो कितने महीनों के बाद जो है वो लाजमी अपना करवाना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए? इस तरीके से क्या मैसेज देंगी कि इस जैसी बीमारी से जो है वो बचा जा सके? जी, सर्वाइकल कैंसर का यही एक मैसेज होता है कि खवातीन को जैसे ही तब्दीली लगे अपने मेंसेस में, माहवारी में, कि उनको खून ज्यादा आ रहा है, दरमियान में भी आ जाता है, माहवारी उनकी बेतरतीब हो गई है, या फिर जो है जिनसे ताल्लुक के बाद जब खून आता है, हर दफा उनको जो है जब भी वो जिनसे ताल्लुक कायम करती हैं उसके बाद उनको खून आता है, तो वो खवातीन लाजमी जो है अपना चेकअप कराए। ठीक है, अपने डॉक्टर से जाके मिलें और वो डॉक्टर जो है ना उनका टेस्ट करेंगी और वो मवाद लेके उनको देंगी और फिर वो है उसको टेस्ट होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सादिया आपका। और इसके साथ ही नाजरीन अभी हमने जाना ब्रेक, रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है हम जिस तरह जनरल इलेक्शन की बात कर रहे थे उस हवाले से भी जान लेते हैं क्या इकदाम किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। देखिए, मुल्तान पुलिस को रोजाना मैं एक मैसेज करता हूँ, मैं यार सिक्योरिटी प्लान दे दें। सही है। तो अभी तक ना वो सिक्योरिटी प्लान बना ही नहीं सके। ठीक है, क्योंकि नफरी क्योंकि इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, तो उसके हवाले से अभी ना वो कह रहे हैं कि हमें वॉलंटियर की जरूरत पड़ेगी। पर थाने के उन्होंने कहा जी 15-15, 20-20 आप जितने भी वॉलंटियर कर सकते हैं आप कर लें। तो उसके हिसाब से जब वो इकदाम पूर्ण मुकम्मल होंगे, अभी थानों में वॉलंटियर के हवाले से ना मीटिंग्स भी जारी हैं, रोजाना उनको बुला के ना मुख्तलिफ थानों को उनको बताया जाता है कि इलेक्शन किस तरह से करवाने हैं। तो सिक्योरिटी अभी जो उनके हैं, क्योंकि मेन जो किरदार तो पुलिस का है, क्योंकि फ्रंट पे तो पुलिस होगी, तो सारा कुछ मामला तो पुलिस ने देखने हैं। उसके बाद कंट्रोल रूम्स भी बनाए जाएंगे, मॉनिटरिंग रूम्स, और उसके बाद देखें अभी सिक्योरिटी के हवाले से प्लान जो जारी है, शायद आज बन जाए, मुकम्मल हो जाए प्लान, क्योंकि इलेक्शन में पुलिस ने तो अपना किरदार अदा करना ही है। तो उस हवाले से अभी जो प्लान है वो जारी है, बनेगा वो भी बता देंगे आपको। सही है, तो उस हवाले से भी। अच्छा, इसके साथ साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर लेते हैं, जो अभी हम चाह भी रहे थे कि हमारे यहाँ पर जरूरत भी है उस हवाले से। माजरत, तो ये क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने इसके हवाले से जो है अभी इफ्तिताह भी किया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, ये मनसूबा कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये मनसूबा तो अब सीएम साहब ने एक्टिव हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे 5 से 6 माह के अंदर अंदर ये मनसूबा एक्टिव हो। मुझे प्रॉपर, क्योंकि बिल्डिंग तो हमारे पास बनी हुई है, एआईजी ऑफिस में हमारे पास बाकायदा तौर पे उनके 2017 में ये मनसूबा मुकम्मल होना था। उसके बाद तमाम हुकूमतों ने क्या किया, पंजाब हुकूमतें जितनी भी आई, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ बातें की हद तक रह गए। अब जब सीएम साहब ने देखा कि मुल्तान में ये सूरत हाल है क्राइम की, तो उसमें हमारा ऐसे समझें कि करोड़ों रुपए का बजट जो है वो इस वक्त लगा पड़ा है, लेकिन वो फाल नहीं है। बिल्डिंग हमारी वहाँ काफी मंजिलें बनी हुई हैं, उसकी सारा कुछ, अब उसको ना बाकायदा तौर पे हमने फंक्शनल करना है। अब सीएम साहब आए हुए थे परसों विजिट में मुल्तान में, तो उन्होंने इफ्तिताह भी की है इसका सेफ सिटी प्रोजेक्ट का। ये मुल्तान में हमारे पास सबसे पहले उनका मिशन ये है कि हम
मेन शहरों पर जो है वो कैमरे लगाएंगे, क्योंकि इसमें 3000 से ज़ायद जो है वो मुल्तान शहर में कैमरे लगने जराइम पेशा अफराद के हवाले से, क्योंकि इस पे फौरन फोकस पड़ जाता है कि फलाना बंदा ये जा रहा है, इसको वायरलेस हो जाती है। क्योंकि अभी हमारी 15 कॉल जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ जाता है तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे समझें कि क्राइम भी बहुत कम हो जाएगा। अब 15 कॉल हमारी जाती है लाहौर, पहले लाहौर से फिर कॉल आगे फिर मुल्तान आती है, मुल्तान से फिर थाने में कॉल आती है, फिर जाके मुतलका बंदे के पास जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमें प्रोसेस लग जाता है 30 से 45 35 40 मिनट का प्रोसेस हो जाता है। अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अब लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, वहां पर इतना टाइम नहीं लगता है। वो 15 कॉल करते हैं, किसी के साथ कुछ भी मसला होता है वो कॉल करते हैं, मुतलका पुलिस को फौरन कॉल चली जाती है कि फलानी जगह पे ये मसला है, बंदे ट्रेस भी हो जाते हैं। अब एक बंदा है जिसको किसी ने रोका हुआ है या कोई इस तरह से तशद्दुद कर रहा है या कुछ भी इसी तरह से वायलेंस कर रहा है, तो फौरी अगर 15 हो जाती है तो उसके 5 मिनट बाद आपको पुलिस रिस्पॉन्स करेगी। सही। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ये मकसद दिया है। और दूसरा मकसद ये है कि जराइम पेशा अफराद के हवाले से बनाया गया है कि अगर वो, क्योंकि एक मॉनिटरिंग रूम होगा, वो देख रहे बैठे होंगे कि यहाँ पर ये मामलात हो रहे हैं, कि मेन शहरों पर कहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है, कहाँ पर क्या हिसाब है, तो फौरन मूवमेंट जो है वो पुलिस एहलकार अपने कर देंगे। इस हवाले से भी, क्योंकि मुल्तान शहर एक बड़ा सिटी है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये मुल्तान कुछ नहीं है, छोटा मोटा शहर होगा, जब मुल्तान आते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि नहीं यार ये भी बहुत बड़ा शहर है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी सीएम साहब ने एक्टिव तो हुए हैं, उन्होंने ये कहा हुआ कि क्योंकि टीमें भी मुल्तान पहुंच चुकी हैं, वर्क कर रही हैं इस पर। वर्क करने के बाद उन्होंने ये कहा, टीमों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा है कि इंशाल्लाह हम 5 से 6 माह के अंदर अंदर आपको सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तोहफा लाजमी देंगे। तो उसमें खसूसी तौर पर ना सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये है कि क्योंकि अब देखें इश्तिहारी है, कुछ भी है, कोई अगर जिसको हम नहीं पकड़ सकते वो भी अगर कैमरे में वहाँ आ गया ना तो उसको फौरी तौर पे वायरलेस हो जाएगी कि ये शहरी जो है वो यहाँ जा रहा है, ठीक है, और ये वाली गाड़ी जो है तेज रफ्तार में जा रही है या कुछ भी इस तरह से, खास बहुत इसका फायदा हो जाएगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का। मैं तो कहता हूँ कि ये पहले ही हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि 2017 में अब देख लें कि 17, 18, 19, 20 तकरीबन 7 साल हो चुके हैं इस मंसूबे को, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन अब देखें सीएम साहब ने पहले भी काफ़ी सारे माशाल्लाह काम किए हैं, थानों को खूबसूरत बना दिया है, हॉस्पिटल्स जो हैं वो खूबसूरत बना दिए गए हैं। अब जो है वो उन्होंने ये प्रोजेक्ट का हाथ डाला है तो इंशाल्लाह ये भी 5 से 6 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि इस टाइम जैसे थानों के हवाले से हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में अभी भी जाहिर सी बात है जिस तरह से चेंज किया जा रहा है उस टाइम बिहेवियर्स में मेरे ख्याल में चेंज लाने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, देखें बिहेवियर के हवाले से सीएम पंजाब और राज्य पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया कि अगर कोई शहरी 15 पे कॉल, पहले जो शहरी जो है 15 पे कॉल करते थे पुलिस हेल्पलाइन, तो उस वक्त होता ये था कि वो पुलिस वाले क्या कहते थे कि थाने आ जाओ, दरख्वास्त दे दो, ठीक है हम दरख्वास्त देखेंगे। वो दरख्वास्त लेके पड़ी रहती थी, कोई पैसे मांग लेता था, कोई क्या कर लेता था। अच्छा, इसमें मजीद डिटेल से बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम थाना कल्चर की बात कर रहे थे और साथ साथ बिहेवियर पर काम करने की बात कर रहे थे। जी अच्छा, थाना कल्चर में जो तब्दीली लाए हैं, पहले तो थानों को स्पेशल इनिशिएटिव का दर्जा दे दिया गया, थानों को खूबसूरत बनाया गया। फिर एक कंप्लेंट्स आ रही थी शहरियों की जानिब से कि अब थाने तो तब्दील करी जा रहे हैं, तो लेकिन बेसिकली जो अमला है उसकी तरबियत कैसे। अब इन्होंने भी, पुलिस ने भी एक्टिव हुई थोड़ी सी, उन्होंने जो यंगेस्ट SHOs लगा दिए हैं थाने में। उसके बाद अब SHOs के भी इंटरव्यू होंगे, अगर वो देखा जाएगा काबिल है तो उसको थाने में SHO लगाया जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद अब वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पंजाब ने इनिशिएटिव लिया कि जो भी हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन 15 पे कॉल करेगा तो वो ही दरख्वास्त होगी। पहले हम थाने दरख्वास्त लेके जाते थे, काफ़ी सारे साइलिन को बड़ा मुश्किल होता था कि दरख्वास्त लेके चले गए जी, 15 पे कॉल किया तो पुलिस वाले ने कहा जी आप थाने आ जाएं, मैं आपका मसला हल करा देता हूँ। वो जब थाने में दरख्वास्त लेके गए हैं तो मैं अभी करा देता हूँ, कल आ जाना, 4 बजे आ जाना, 5 बजे आ जाना, इस तरह के टाइम दिए जाते थे।
अब जब देखा इन्होंने जी कि इतने मुकदमात जो हैं अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, क्या वजह है, शहरियों को क्यों नहीं आप सहूलियात फराहम करें? उन्होंने कहा जो 15 पे कॉल करेगा उसके मुख्तलिफ नौइयत हैं। सही। अब राजधानी डकैती की 15 पे कॉल जाएगी, शहरी बाद में थाने पहुंचेगा, पहले वो फ्रंट डेस्क पे सारा काम हुआ होगा, जाके सिर्फ वो बता देगा जी मैं हूँ, मैंने 15 पे कॉल की थी, ये बात है। उसको विद इन 3 से 4 घंटे बाद उसको FIR पकड़ा दी जाएगी। कोई उसको जलील होने की जरूरत नहीं है थाने में। 15 की कॉल ही जो है वो अब दरखास्त होगी, इस पर अमल दरामद भी हो चुका है और FIRs भी हो रही हैं। मुख्तलिफ नौइयत की ये FIR है जो बर वक्त एक टाइम दे दिया गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें आती हैं जो हमारे पास, जैसे 489F का पर्चा है तो वो चेक का पर्चा होता है, तो उसमें बाकायदा तौर पे SOPs होती है, क्योंकि SP उसमें अप्रूवल देता है पर्चे का, जान पड़ताल तीनों SHOs भी सुनता है, उसके बाद DSP भी सुनता है, SP भी सुनता है, उसके बाद जाके पर्चे के ऑर्डर होते हैं। कुछ ऐसे पर्चे हैं जिनको मतलब SOPs के मुताबिक रखा हुआ है, लेकिन जो FIR बर वक्त होने की होती है वो 15 पे कॉल करें, उसके बाद जो थाने बाद में जाएंगे, पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपकी अंडर प्रोसेस हो चुकी है FIR। इस तरह के इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं। काफ़ी सारा अब थाने जो बदले हैं, अब उन्होंने पुलिस एहलकार के जो लहजे हैं वो भी बदल रहे हैं। चलिए, अच्छा है कि अच्छा चेंज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पुलिस के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका अहमद, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अली वकास, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यूरो सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी सैयद इमरान अब्बास काज़मी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फैमिली केयर एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, आज हम जो है बात करेंगे, एक तो चाइल्ड मैरिज और उसके कवानीन पे आज हम बात करेंगे। जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उस हवाले से क्या लॉ है, और इसके साथ साथ जो है हम सर से जानेंगे आज कमर दर्द के हवाले से। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये वाला जो मसला है ख़वातीन में भी पाया जाता है, मर्द हजरात में भी है। इसकी क्या रीज़न्स हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, शर्टिका पेन जो है मोस्टली उस हवाले से भी जानेंगे। इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो सर, सबसे पहले तो कमर दर्द के हवाले से बात कर लेते हैं ना, कि ये जो कमर दर्द होता है ये क्यों होता है, इसकी रीज़न्स क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि कमर दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं और उसमें सिंपल मसल स्पैज़म से लेके कमर के मोहरों की रसौलियाँ तक शामिल हैं उसमें। अच्छा, उसमें ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो हमारे पोस्चर की वजह से या एक्टिविटी की वजह से, वज़न उठाने की वजह से हमारे पट्टे खिंच जाते हैं, जिसको हम मस्कुलर स्पैज़म कहते हैं, और उस वजह से पेन होता है। और 90% जो है ना इसकी कॉज यही होती है कि मसल स्पैज़म होता है, और वो विद मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी और प्रिकॉशंस जो वो सेटल हो जाता है। 10% जो हैं कॉजेज वो सीवियर कॉजेज होती हैं, जिनको हम कहते हैं, उसमें डिस्क प्रोलैप्स हो जाना, मोरे का फ्रैक्चर हो जाना, या कोई इन्फेक्शन हो जाना। इवन TB बहुत कॉमन है हमारे पाकिस्तान में मोहरों की, और उसके अलावा रसौलियाँ भी हो सकती हैं। अच्छा, उसकी वजह से भी जो है, उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। तो इसका वाइड स्पेक्ट्रम है, बहुत सारी कॉजेज हैं, मगर ये है कि ज्यादातर 90% केसेस में जो कॉज है वो हमारे पट्टों का खिंच जाना है, और जिसकी आगे वजूहात हैं वो क्यों खिंच जाते हैं। सही। अच्छा, जाहिर सी बात है, ज्यादा देखते हैं कि मोस्टली सर्दियों में मसल्स जो है ना उनका खिंचाव बहुत ज्यादा। हाँ, वो इसीलिए कॉमन है क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो उसमें चले जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हम ज्यादातर गर्म या एक दरमियाना मौसम होता है। सर्दियाँ मैदानी इलाकों में कम होती हैं, मगर जब वो पड़ती हैं तो हमारे पास वो इक्विपमेंट, वो हमारे पास कपड़े, वो चीजें नहीं हैं जो कि सर्द इलाकों के लोग, क्योंकि सर्दी एक महंगी चीज है, ठीक है। लोग जो मुल्क सर्द हैं वो ऑलरेडी, यानी कि उन्होंने अपने हीटर्स, उनके कपड़े, उनकी सवारियां, देखें हमारी सबसे बड़ी सवारी मोटरसाइकिल है, ठीक है। प्रॉब्लम हमारे गैस का कि ठंडा पानी आता है, ठीक है, गर्म पानी की सहूलत नहीं होती। फिर कपड़े मोस्ट ऑफ द टाइम महंगे हैं जो कि खरीदते नहीं हैं लोग,
कि थोड़ी सी सर्दी है गुजर जाएगी, गुजारा करते हैं। तो जब ठंड में जब एक्सपोज होती है ह्यूमन बॉडी तो उसके मसल स्पैज्म हो जाते हैं। सही। और सर्दियों में हमने अमूमन देखा है कि दिसंबर जनवरी ये सबसे ज्यादा हमारे पास बैक पेन रिपोर्ट होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि मसल स्पैज्म। सही है। अच्छा, इस हवाले से भी इसकी वजूहात भी जानते हैं, काजिम साहब से जानते हैं। इस टाइम जो हम कम उम्र की शादियां, हम जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है कि कम उम्र में जो है बच्चियों की शादी की जाती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा, अगर चाइल्ड मैरिज के हवाले से देखा जाए तो इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले भी 1929 में अंग्रेज ने जो है ना वो लॉ इसमें जो है ना वो मुतारिफ कराया था, जिसको कहते हैं चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929। उसको आज भी हम जो है ना वो उसमें उसके ऊपर अमल दरामद जारी है। इवन के 2015 में इसके ऊपर जो है ना वो अमेंडमेंट भी पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना वो इसमें इम्पोज की। अब इस हवाले से देखा जाए तो चाइल्ड की डेफिनेशन के अगर हवाले से देखा जाए तो जो लड़की है उसकी चाइल्ड की एज डिटरमिन है लॉ में वो 16 ईयर्स है, और जो लड़का है उसकी 18 ईयर्स उसको जो है ना वो डिटरमिन किया गया है। और उसके ऊपर काफ़ी जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस करके इसको जो है ना वो इसके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज की गई और इवन की FIR के हवाले से भी जो है ना वो काफ़ी किया गया। लास्टली अगर देखा जाए तो लॉ के हवाले से ही देखा जाए तो जो निकाह खां हैं उनके ऊपर जो है ना वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के हवाले से कि आपने उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए कोई ऐसा जो है ना वो निकाह रजिस्टर ही नहीं करना कि जिसमें चाइल्ड का जो है ना वो इशू हो। हमारे यहाँ अगर आप जनूबी पंजाब के अगर फैक्चुअल देखा जाए और लॉ के हट के देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चाइल्ड मैरिज के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसको इम्पोज किया गया है। इवन कि हमारी जो सोसाइटी है वो इसको इम्पोज करती है कि जो बच्चे जैसे ही अभी जवान होने लगते हैं 13, 14, वो उनकी जो है ना वो ना सिर्फ रिश्तेदार इंगेजमेंट करते हैं, उसके बाद उसको जो है ना वो बाकायदा रुखसती करके उसकी जो है ना वो शादी भी जो है ना वो कर देते हैं। तो इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट को ही जो है ना वो करते हुए इसको इम्पोज किया गया है। इसी तरह अगर आप हाई कोर्ट के या कोर्ट्स के हवाले से देखा जाए तो कोर्ट में यानी कि इवन के हाई कोर्ट में भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है कि ऑनरेबल जजेस साहिबान इस चीज़ को जो है ना वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी मैरिज है तो वो अगर चाइल्ड मैरिज के हवाले से है तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। सही है। अच्छा, वैसे तो हम अगर अपने मुआशरे की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि यहाँ पर बच्चियों की बहुत कम एज में शादी कर देने का रिवाज है, यूँ समझने रिवाज है कि जल्दी हाँ जी बच्चियों की शादी कर दी जाए। उसके बाद दीगर मसाइल पैदा हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप मोस्टली ज़्यादा क्या केसेस देखते हैं? चाइल्ड मैरिज के हवाले से अगर देखा जाए तो इसके सबसे बड़े इफ़ेक्ट्स ये हैं कि जब बच्चे की जो यानी कि चाइल्ड की जो एज है या टेंडर एज जिसको हम कहते हैं उसमें बच्चे का दिमाग इस लेवल पे नहीं होता कि वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को जो है ना वो मेंटेन कर सके। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं कि जब बाहमियाँ मांगी नहीं आती, बच्चों की आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, उसकी वजह से जो फैमिली इशूज़ हैं वो काफ़ी क्रिएट हो जाते हैं। इवन कि फैमिलीज़ के आपस में भी जो रिलेशन, वो यूँ समझे कि अगर आपस में कोई बहन भाई का आपस में जो है ना वो उन्होंने एक बच्चों के आपस में रिश्तेदारी की है तो उनके अपने रिश्तों पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और काफी ज्यादा इस वजह से केसेस जो है ना वो इन्हांस होते हैं फैमिली के हवाले से। सही हो गया। अच्छा, इसके हवाले से जो कवानीन है वो क्या क्या है? चाइल्ड के मैरिज के हवाले से चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ही स्टैंड बाई खड़ा है अभी भी, जो कि फंक्शनल भी है। इसके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है? मतलब कवानीन तो हैं, हम बात करें लॉज तो हर चीज के प्रॉपर हैं, लेकिन इस हवाले से मैम गुजारिश ये है कि इसके ऊपर 100% मैंने जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन देखे, क्योंकि एक निकाह रजिस्ट्रार है वो चाइल्ड की मैरिज को रजिस्टर ही नहीं कर सकता। ठीक, निकाह खां उसका निकाह नहीं पढ़ सकता, अगर वो पढ़ता है तो उसके ऊपर FIR का जो है ना वो आंसर खड़ा है उसी चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के तहत। अच्छा, फिर लोग मोस्टली फिर वो शरई। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इस टाइम शर्टिका पेन के हवाले से। जी मैं बता रहा था कि वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनके होते हुए अगर बैक पेन हो तो हमें फौरन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें नंबर 1 है शियाटिका। शियाटिका ये है, उसको सबको समझने की जरूरत है कि उसको जहन में बिठा लें कि कोई भी निचली कमर का दर्द जो कमर से करंट की तरह नीचे टांग की तरफ आए और साथ में उसके टांग में सुनपन हो और पैर की कमजोरी हो तो इसको शियाटिका कहते हैं। सही,
ठीक है, तो ऐसी सूरत में फौरन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, इसमें टाइम ज़ाया ना करें। और इसके अलावा अगर आपके पाँव या टांगें कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं या आपको चलने में दिक्कत होनी शुरू हो गई है, तो फिर ये ऐसी अलामात हैं कि आपने फौरन जो है वो स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन को चेक करवाना है। अच्छा, शियाटिका का पेन जो है वो भी इसी मेन इसकी पीछे कॉजेज? शियाटिका की सबसे बड़ी जो कॉज है वो डिस्क स्लिप है। अच्छा, डिस्क प्रोलैप्स या क्योंकि मैं भी इससे गुजरी हूँ। हाँ। तो मुझे आइडिया है, मुझे याद आ जाता है अपना पेन। तो शियाटिका की सबसे बड़ी कॉज है, हमारे जो मोहरे होते हैं इनके दरमियान जोड़ होता है, उस जोड़ को ही डिस्क कहते हैं। जब उसमें चेंज आती है, उसका रप्चर होता है, तो वो पीछे की तरफ सिरक जाती है और जहां से हमारी जो आसाब की रगें या नर्व रूट्स निकल रही होती हैं, ये उनको कंप्रेस कर देती है, दबाव डाल देती है हमारी नर्व रूट्स के ऊपर, आसाबी रगों के ऊपर दबाव डालती है। उस रग में फिर जो जिस एरिया में वो सप्लाई कर रही होती है, तो पेन सारा उसमें रेडिएट करता है। हाँ। और वो काफी पेनफुल होता है, मतलब हाँ, उसमें मतलब बहुत ज्यादा ना आप चल सकते हैं उसमें, यानी कि आपकी चाल बदल जाती है, आपका हल्का सा लंगड़ापन आ जाता है उसमें चलते हुए, आपसे पाँव नहीं रखा जाता। हाँ। ठीक है, आपके लिए उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, पोस्चर चेंज करना प्रॉब्लम हो जाती है। तो शियाटिका की सूरत में फौरन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। शियाटिका का सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो MRI है। ठीक है, MRI के ऊपर हमें नर्व रूट, डिस्क और वो कंप्रेशन बिल्कुल क्लियर नजर आता है। अच्छा, ये डिस्क वाला तो मोस्टली लोगों को ये मसला हो जाता है, मतलब अगर आपने कोई वजन उठा लिया तो समटाइम आपको नहीं पता चलता, आपकी डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती है। मैं गिरी थी तो गिरने की वजह से मेरी डिस्क का मसला हो गया। हाँ जी, हमारे पास जो सबसे ज्यादा शियाटिका केसेस हैं वो उसमें सबसे बड़ी कॉज यही होती है और डिस्क स्लिप ही होती है। और डिस्क स्लिप की सबसे बड़ी कॉज ये है कि एकदम से भारी वजन उठा लेना या जोर वाला काम करना। ठीक है, उसमें एकदम से हम ऐसा, या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी प्रोलॉन्ग, यानी कि ट्रैवलिंग इसमें शामिल है, आप जिसमें आपका पोस्चर ठीक ना हो। और ज़्यादातर यही है आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा, जैसे फिल्टर वाला पानी जो है उसके कैन लोग उठाते हैं, तो उससे प्रोलैप्स 30-30 लीटर के भरते हैं और उठाते हैं, तो वो ज़्यादा एक बुरी चीज जो आपके गले पड़ जाती है। ग़िज़ाएं नहीं है ना अब। लोगों में जरा उतनी ताकत है नहीं, लेकिन जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो गर्मियों में जो हमारे पास जो ज्यादा केस, वो जो पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है, ज्यादा भरते हैं, वो बार बार कैन उठाते हैं, तो उससे डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है। सही है। ठीक है, एक्टिविटी हमारी ऐसी है नहीं कि हम वजन उठाएं, और फिर जब उठाते हैं तो फिर उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। उसमें ये डिस्क प्रोलैप्स की सबसे बड़ी जो कॉज है वो वेट लिफ्टिंग है। इस तरह जिम जाने वाले लड़कों में, लड़कियों में भी ये कॉमन है कि जो है ना वहां जाते हैं और फिर एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ। बजाय ये कि स्ट्रेचिंग पे जाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टेमिना बिल्ड करें, वो फौरन वेट लिफ्टिंग की तरफ से बॉडी को बड़ा करने के लिए, मसल्स को खूबसूरत करने के लिए जो है ना वो ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल ज्यादा इंथुजियास्टिक हो जाते हैं। और फिर उसमें भी बहुत ज्यादा हमारे पास केस रिपोर्ट होते हैं कि, और जहाँ पे स्पेसिफिकली वो जो जिम है जिनके अंदर फिजिकल ट्रेनर्स नहीं है प्रॉपर, और वो खोल के बैठे हुए हैं और कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से बस जिस मर्जी पोस्टर में बैठ के वेट उठाते हैं। सही बात है। और बगैर प्रॉपर ट्रेनिंग के तो वो बड़ा नुकसानदेह होता है। अच्छा, फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत बुरे हैं ना, मतलब जिस तरह से अब शियाटिका, अब जो शियाटिका पेन है, इससे आप क्या समझते हैं, ये इलाज इसका प्रॉपर किस तरीके से हो सकता है, क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि शियाटिका का भी जो ट्रीटमेंट है 90% ये मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और थोड़ी फिजियोथेरेपी और मसाज से ये सेटल हो जाता है। ठीक है, मतलब ठीक हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो सकता है। और मगर प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए, जो लोग ट्रेंड हैं इसको ट्रीट करने के लिए, जो आपको सही तरह आपके पोस्चर के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में और डेली रूटीन की एक्टिविटी के आपके बारे में बताएं कि शियाटिका में इन चीज़ों का ख्याल करना है। तो इस तरह हो सकता है कि उनमें कुछ रिमेनिंग पेन रह जाए, यानी कि 2 घंटे की सिटिंग करें तो उसके बाद कुछ पेन शुरू हो जाए, कुछ ट्रैवलिंग करें, मगर अमूमन वो अपनी लाइफ जो है ना 90% जो है ना वो गुजार सकते हैं विद केयर। ठीक है, मगर 10% केसेस ऐसे होते हैं दैट एंड अप इन सर्जरी। सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक है। अगर शियाटिका के पेन उसमें सर्जरी? हाँ जी, डिस्क प्रोलैप्स अगर बहुत बड़ी रप्चर डिस्क हो और वो मेडिकल ट्रीटमेंट से पेन सेटल ना हो तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, और सर्जरी के बाद ये जो है वो ठीक हो जाता है? सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट्स हैं पेन रिलीफ में। अच्छा। लेग पेन जो है, जो शियाटिका या लेग पेन, टांग का दर्द, वो सेटल हो जाता है उसके साथ और इमीडिएटली सेटल होता है। इधर सर्जरी होती है और जैसे पेशेंट
एनेस्थीसिया से आउट होता है हम उसको चला भी देते हैं और उसको फौरन ही। हाँ हाँ अच्छा हाँ, जैसे यानी कि आप एनेस्थीसिया या बड़े नशे से वो पेशेंट बाहर आता है, फुली कॉन्शियस होता है, तो हम उसको 4-6 घंटे बाद सिटिंग और फिर वॉकिंग अलाउ कर देते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब ये अभी जिस तरह जैसे कहते हैं टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, ट्रीटमेंट्स भी एडवांस होते जा रहे हैं। जाहिर है अब हमारे पास लेजर लाइट्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, एंडोस्कोप्स हैं, तो हम बड़े अच्छे तरीके से नर्व को आइडेंटिफाई करते हैं। उसको पहले ये होता था कि लोग डरते थे, ये यानी कि बहुत बड़ी मिथ है कि नहीं यार ऑपरेशन ना कराई, टंगा लत्ता रह जानी है, ठीक है ना, यानी कि ये मोस्टली यही आता है कि हम लोगों का ये ऑपरेशन के हवाले से माजूरी हो जाएगी, माजूरी हो जाएगी, यानी कि हम चल नहीं सकेंगे, उसके बाद चल भी, यानी कि लोग ऐसे हैरान होते हैं। और फिर ज्यादातरों को ऐसे यकीन आता है कि वो एक मरीज हमारा देखते हैं जो ऑपरेट हुआ है, फिर उसको देख के कोई आ जाता है ऑपरेशन कराने। अगर उसने कभी कोई ऐसा मरीज नहीं देखा जिसने ऑपरेशन कराया, वो उसका मानना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बात है सेटिस्फाई करना जरा डॉक्टर के लिए भी चैलेंज आ जाता है, मरीज तो ऑलरेडी परेशान होता है। मगर मैं बताना चाहता हूँ आपके फोरम के थ्रू लोगों को कि ये बड़ा सेफ ऑपरेशन है और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और एक्सपर्टाइज है उस डॉक्टर के पास, तो ये जरूर करवाएं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब जिनको ये पेन है और जो सफर कर रहे हैं, तो जो सफर कर रहे हैं उनके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है ना। और बड़ी सेफ सर्जरी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप बाद में चल ना सकें। हाँ, जिनकी पैर ऑलरेडी कमजोर हो गया हुआ है, अच्छा, यानी कि उनका फुट, कई लोगों का बिल्कुल पाँव ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, मूवमेंट नहीं होती नर्व कंप्रेशन की वजह से। और कई जिनको बहुत बड़ी कंप्रेशन हो जाती है, उनका यानी कि पेशाब पखाने का मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, कंट्रोल खत्म हो जाता है, और उसको हम कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं। ये एक रियल इमरजेंसी है जिसमें फौरी तौर पे सर्जरी होनी चाहिए, इसमें तो बिल्कुल वेट नहीं कर सकते। तो उन लोगों में 50% चांस, अगर तो विद इन आवर्स वो सर्जरी करवा लें तो फिर तो 6 घंटे के अंदर अंदर तो फिर तो 100% चांस है कि उनके पेशाब पखाने का कंट्रोल भी वापस आ जाएगा और वीकनेस भी। मगर अगर लेट कर दें तो फिर इसके इम्कानात कम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है एहतियात भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। तो ऐसी सूरत में जिसमें आपका शदीद कमर का दर्द हो और साथ में आपका पेशाब रुक जाए और आपके पाँव की हरकत कम हो जाए, तो फिर उसमें जरा सा भी इंतजार ना करें, दिन देखें ना रात देखें और फौरन इमरजेंसी में है। ठीक है, और MRI करवाएं और उस पर देखें, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो फौरन ऑपरेट करवाएं। अच्छा, खुद लोग जो है खुद से सेल्फ मेडिकेशन की तरफ भी चले जाते हैं ना, कुछ इस तरह की मेडिसिन जो हैं। हाँ, इसी बात पे मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि वो कौन सी, देखें अगर तो सिर्फ कमर में दर्द है तो कोई बात नहीं, आप वेट कर सकते हैं, आप अपने प्राइमरी डॉक्टर से कुछ देर मेडिसिन ले सकते हैं। 2 हफ्ते 15 दिन महीना ना सेटल हो तो फिर स्पेशलिस्ट के पास आ जाए। ठीक है ना। मगर कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो कि खतरे की घंटियां हैं कि अगर आपको शियाटिक या टांग में दर्द जा रहा है, आपकी टांगें कमजोर होना शुरू हो गई, आपका पेशाब रुक गया या रुकना शुरू हो गया, तो तब आपको फौरन कंसल्ट करना है। ये खतरे की घंटी है, इसमें आप फौरी तौर पे स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना MRI करवाएं। सही, ठीक हो गया। मजीद भी आपसे जानते हैं, इसके साथ ही जिस तरह हम कम उम्र की शादी के हवाले से बात कर रहे थे, आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रही थी, उस हवाले से जी आप मजीद बताना चाहेंगे कुछ? अगर कम उम्र की आफ्टर इफेक्ट्स के हवाले से देखा जाए तो इसमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल ये आते हैं कि चाइल्ड्स की आपस में बाहमी हमांगी ज़हनी नहीं हो सकती। उस वजह से उनके दरमियान तलख कलामियाँ, और वो तलख कलामी जो छोटी सी होती है कि एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बात पे तलख कलामी करना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्हांस होती जाती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी लाइफ में इतनी गड़बड़ आ जाती है कि वो एक दूसरे से डाइवोर्स लेने के ऊपर जो है ना वो हो जाते हैं। और अभी तो मोस्टली ये ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जिसमें हम डाइवोर्स की बात करें, उसकी शरह जितनी तेजी से बढ़ रही है और उसके पीछे फैमिली केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, उसके पीछे सबसे बड़ी जो है वो एक दूसरे की जहनी हम आंगी, इसको हम कहेंगे कि सबसे पहले उनकी आपस में जहनी हम आंगी नहीं होती। दूसरा अदम बर्दाश्त जो है वो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है। कि अगर किसी एक फरीक ने दूसरे को, जिसमें आप देख लें या मियाँ की तरफ से या वाइफ की तरफ से कोई छोटी बात आ जाती है, छोटी इशू हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं कि बस अब आपने ये मुझे ये कह दिया, बस मैं आपसे जो है ना वो अब डाइवोर्स ले रही हूँ। और वो दूसरी साइड से भी यही आता है कि जब आप ये कह रहे हो तो मेरी तरफ से भी है। और आपस में आजकल एक और मैंने जो, अगर आप देखें सोशल लाइफ में, आप भी सोशल माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सोशल लाइफ में आजकल जो है ना वो अगर दो फ्री कैन के दरमियान को थोड़ा बहुत इशू भी है तो रिजॉल्व जो है ना वो करने का इशू बहुत कम है। अगर हम अपने बचपन में, मैं अपने बचपन में देखूं कि जब कोई ऐसा इशू होता था, कोई भी बुजुर्ग चला जाता था तो वो फौरी तौर पर मामला सेटल हो जाता था। उनके सामने कोई बोलता भी नहीं था बुजुर्गों के सामने।
तो अब ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है कि वो बच्चे भी कहते हैं कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमें कोई जो है ना वो बात ना करे। अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमारे साथ जो है ना वो आपने इसने बस ये कह दिया, बस खत्म, अब ये इसके अलावा हमारे पास कोई और चांस नहीं है। अब इसका इसी बात का अगर देखें कि अब जो केसेस बढ़ते हैं और जो डाइवोर्स या डाइवोर्स ना भी हो तो जब केसेस कोर्ट्स में आते हैं तो इनका अगर उन स्पाउसेस के दरमियान कोई जो है ना वो बच्चे वगैरह मौजूद हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। यही बात है, मोस्टली तो ज्यादा जो सफर करते हैं वो बच्चे कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, ना आपको माँ का प्रॉपर उस तरीके से प्यार मिल रहा होता है ना बाप का, मतलब जाहिर सी बात है वो अगर कोई बाप के साथ रहना चाह रहा है और माँ के साथ नहीं रहना चाह रहा तो ये एक नया वो हो जाता है कि क्योंकि अदालत की तरफ से भी होता है कि अगर 7 साल, अब तो मेरे ख्याल में बढ़ाया भी है इन्होंने, या सिर्फ 7 साल 7 ईयर्स तक ही है वो। उसमें अब उसमें अदर फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। अब अगर आप माइनर गर्ल की बात करें तो वो 7 ईयर्स की अगर हो चुकी है तो वो अगर 7 ईयर्स हो भी गए हैं तो वो वालिद साहब के पास नहीं जा सकती। अगर वालिद साहब के पास कोई ऐसी सेटलमेंट नहीं है जैसे कि दादी मौजूद ना हो या उसकी कोई फुफी ऐसी जो कि उसके वालिद साहब के साथ रह रही हो, तो वो कोर्ट उसको अवॉइड करती है कि वो बीइंग माइनर गर्ल, वो गर्ल जो है ना वो माँ के पास ज्यादा सेटिस्फाई रहेगी, क्योंकि आप पुबर्टी की एज वो अटेन कर रही होती है तो डिफरेंट उसकी जो है ना वो नेसेसिटीज के हवाले से वो कोर्ट उसको लाजमी देखती है और कोर्ट को देखना भी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि वो उसकी जो बातें हैं या जो भी उसके मामलात हैं वो माँ ज्यादा बेहतर देख सकती है। अगर बच्चे की आप देख लें कि लड़के के हवाले से, तो लड़के के हवाले से वो 7 ईयर्स वाली है। अब उसमें भी जब कोर्ट में वो आते हैं, दोनों बच्चे या वालिदैन आते हैं, तो भी कोर्ट उन बच्चों की जो यानी कि एज जिनकी टीन एज आ जाती है तो वो कोर्ट उनकी मर्जी को भी देखती है कि बच्चे किसके साथ रिलैक्स किसके साथ हाँ कंफर्टेबल है। वो कंफर्टेबल देखते हैं कि भाई ये किसके पास कंफर्टेबल है और किसके साथ नहीं है, वो उस चीज को भी देखते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, चाहे मदर के पास रहे चाहे फादर के पास रहे, बच्चे इसमें सबसे ज्यादा सर वो जो है ना वो करते हैं, क्योंकि दोनों जब वालिदैन दोनों मिलके एक बच्चे को पालते हैं। हमारे सराइकी में एक मिसाल है कि अपने जाए आप पालें। हमारे सराइकी में ये बहुत एक जो है ना वो कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जिन्होंने पैदा किए वो खुद जो परवरिश कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे बड़े कम रेयर केसेस होते हैं इस तरह के से, जो है अगर माँ है तो वो नहीं है तो उसमें वो प्रॉपर माँ के तौर पे जो है वो बच्चों का ख्याल रख सके, अगर बाप नहीं है तो बाप, तो ये तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, इस पे मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, इसके हवाले से जो है आप क्या समझते हैं, हमारे माशरे में तब्दीली कैसे आ सकती है, रवैयों को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इन केसेस को कैसे कम किया जा सकता है? जी, केसेस को कम करने के हवाले से देखें तो इसका एक ही फैक्टर है, वो है बर्दाश्त। एक दूसरे की जो भी थोड़ा बहुत अगर तलाक कलामी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उसमें बर्दाश्त करके बहुत ज्यादा हद तक इसको जो है ना वो किया जा सकता है। और उसमें सेकंड फैक्टर अगर देखा जाए तो बुजुर्गों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल मोस्टली आप देखेंगे कि अगर बहन भाई के आपस में इकट्ठे भी रह रहे हैं तो मोस्टली जो है ना वो बहन भाइयों का भी इशू इसमें काफी ज्यादा आ जाता है। और उनको भी चाहिए, बहनों बड़ी बहनें हैं या बड़े वालिदैन हैं या कोई भी बड़े भाई हैं या कोई मामू वगैरह, उनको इस हवाले से फैमिली के अगर कोई डिस्प्यूट बिटवीन स्पाउस है भी सही तो उनको जो है ना वो इसमें इन्वॉल्वमेंट करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए। इससे हमारा माशरा भी बेहतर होगा। जब हमारे बच्चे अच्छी उसमें इन्वायरमेंट में उनकी परवरिश होगी तो वो इन फ्यूचर वो हमारे लिए एक अच्छा जो है ना वो फैक्टर बन सकते हैं हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में इनकरेज करने का, इवन के हमारी डेवलपमेंट के लिए भी वो नेसेसरी है। अगर बच्चों की मेंटेलिटी विद फ्रॉम द अगर चाइल्डहुड ही उनकी जो है ना मेंटेलिटी अगर यही होगी कि अब्बू को नाराज हुए बैठे हैं, अमीन अब वो मसला हो गया, वहां पर पेश होना है, वहां पर पेश होना है, फलां अब कभी हाई कोर्ट आ रहे हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हो रहे हैं किसी जज के पास, तो वो उनकी मेंटेलिटी जो है ना वो ग्रो नहीं हो सकती। तो मेरे हवाले से, मेरे हिसाब से इसमें जो है ना वो ना सिर्फ स्पाउसेस को जो है ना वो इसमें बर्दाश्त का एलिमेंट जो है ना वो रेज करना चाहिए, बल्कि अगर कोई इशू हो भी जाए तो इसमें जो है ना वो जो खानदान के बुजुर्ग हैं या उनका भी इसमें जो है ना वो पॉजिटिव रोल अदा होना लाजमी है। ये जो है ना वो लाजमी, ये दो चीजें हैं, इसके अलावा और कोई जो है ना वो तीसरा फैक्टर नहीं है। क्योंकि अगर कोई स्पाउस ये कहता है कि मैंने नहीं करना, तो नहीं पे तो वो सिर्फ एक ही है कि भाई नहीं तो नहीं है। तो इसमें जो है ना वो बर्दाश्त करना और एक दूसरे के जो है ना वो करीब होने का ये जो है ना वो सबसे ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। सही है।
अच्छा, तो तभी आता है ना जब हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा हो, स्पेशली हम शादी की बात करते हैं ना, तो ये कैसा बड़ा सेंसिटिव सा ये मसला होता है। अच्छा, मियाँ बीवी का ताल्लुक जितना मजबूत होता है उतना कमजोर भी होता है, तो ये बड़ी ये देखिए कि आपके जो ससुराल वाले हैं वो भी आपको सपोर्ट करें, जो मैका है वो भी, तो तभी घर का सिस्टम जो है ना वो चल सकता है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से कमर दर्द के हवाले से हमें क्या, एक तो एहतियात क्या करनी चाहिए, मतलब एक तो अगर कोई मरीज है तो उसको क्या एहतियात करना चाहिए, वैसे भी ओवरऑल जनरल पे भी उस पर बात करूंगी, और उसके साथ साथ जो कमर में इंजेक्शन लगा दिया जाता है वो क्या है? अच्छा, पहले ही उसका सवाल का जवाब दे दूं। एहतियात ये है कि हम एक तो अपना वजन का ख्याल करें, उसको जो मुकर्ररा हद है उससे बढ़ने ना दें, और लाइफस्टाइल में अपने रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। सही। डाइट जंक फूड से अवॉइड करें, ठीक है, ऑयली फूड, जंक फूड जिनसे वेट गेन होना का चांस होता है या होता भी है लाजमी तौर पे, तो उससे अवॉइड करें। ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनसे अवॉइड करें। तो वेट को अपनी लिमिट्स में रखें ताकि वो हमारे पट्टे और हमारी हड्डियां उस वजन को सहार सकें। आप अपना यानी कि अपना जिस्म अगर इतना बढ़ा लें और फिर एक्सपेक्ट करें कि आपके मसल्स और आपकी बोन्स उसका साथ देंगी, तो जो उनका इनकार होता है, ठीक है ना, वो सीधा इनकार होता है। वो इनकार वो जो है ना वो पेन की सूरत में वो होता है, वो चीखना शुरू कर देते हैं कि जी भाई हमें रिलीफ चाहिए, हमें रिलीफ चाहिए। तो वो आप ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर किसी आदमी का वजन 20 किलो ज्यादा है और जो उसकी मुकर्ररा हद है, क्योंकि हर इंसान की हाइट के हिसाब से उसका वजन निकलता है, बिल्कुल, तो अगर उसका 20 किलो, तो ऐसे ही है कि वो 20 किलो की बोरी उठा के फिर रहा है, तो आप इमेजिन करें तो ये इजी तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने जो वजन को है ना अपनी मुकर्ररा हद पे रखें, रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, ठीक है ना, और फिर पोस्चर का ख्याल करें, झुक के भारी वजन उठाने से गुरेज करें। जो एक आदमी नहीं उठा सकता, आप हीरो बन के ना उठाने की कोशिश करें, सही, कि मैं अकेला उठा लेता हूँ, ठीक है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा है। फिर खवातीन जैसे सफाई करते हुए सोफा उठा लिया, बेड घसीट दिया, ठीक है ना, तो ना करें, हेल्पर को बुलाएं, अगर हेल्पर नहीं है तो वो काम छोड़ दें, सही है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस बात का खास जाने के ख्याल रखें। दूसरा आपने सवाल किया जो नर्व ब्लॉक्स का, अच्छा, नर्व ब्लॉक की एक स्पेशल टेक्निक है और बड़ी सेफ टेक्निक है, इससे पेन रिलीफ में हेल्प मिलती है, मगर इसकी इंडिकेशंस होती हैं अपनी यानी कि इसकी जो इंडिकेशंस होती हैं कि हम किन लोगों में लगाएं। देखें, हमने एक जिक्र किया कि जो एक ऐसी यानी कि सूरत हाल है कि वो 90% मेडिकल ट्रीटमेंट से सेटल हो जाती है, सही। जो केसेस 10% होते हैं, कई दफा वो एंड अप होते हैं कि उनमें सर्जरी के, और सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सही है। मगर कई पेशेंट्स होते हैं कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट से सेटल नहीं होते और सर्जरी के रडार में नहीं आते, सही है, ठीक है, मतलब सर्जरी भी नहीं हो सकती, सर्जरी की जरूरत नहीं है, अच्छा, सर्जरी बॉर्डर लाइन है, ठीक है ना, यानी कि बॉर्डर लाइन है कि कोई ऐसी स्पेशल इंडिकेशन नहीं बनती कि उसको सर्जरी की जाए, ठीक है, और वो सिंपल पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट और फिजियोथेरेपी से सेटल भी नहीं हो रहा पेन, तो वो इन दोनों के बीच में, या फिर ऐसा मरीज जिसको सर्जरी तो इंडिकेटेड है मगर सर्जिकली अनफिट है, कि उसको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, उसको दिल का अटैक हुआ है अभी पिछले 3 महीनों 4 महीनों के अंदर, ठीक है, उसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है साथ में कि उसको हम एनेस्थीसिया का रिस्क नहीं दे सकते, ठीक है, सर्जिकली अनफिट है या सर्जरी के रडार में नहीं आता और मेडिकल ट्रीटमेंट से सेट नहीं हो रहा, तो फिर उसमें ये है कि हम उसमें कमर में इंजेक्शन लगा देते हैं। ये 2 तरह के इंजेक्शन होते हैं। अमूमन तो ये है कि पहले जमाने में यानी कि एक एपिड्यूरल का इंजेक्शन होता था, सही, ठीक है, वो ये होता था कि दरमियान में जहां हराम मगज की नाली है वहां पे हम स्टेरॉयड इंजेक्ट कर देते थे और जिससे वो सारी नर्व्स को रिलीफ मिलता था, मगर उसके कुछ मनफी असरात भी होते हैं जो वक्त के साथ आते हैं, ठीक है। अब इससे बेहतर टेक्निक्स आ गई हैं कि हमारे पास मशीन होती है, हम एक्सरे मशीन के अंदर लाइव देख के एम उस जगह पे नर्व पे लगाते हैं जहां से नर्व एग्जिट कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे, नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है आप इंजेक्शन की हमारी बात हो रही थी, नर्व की बात हो रही थी, नर्व ब्लॉक की। तो जो कमर में टीके लगाए जाते हैं, ये एक तो पहले जो है बड़े अरसे से राइज है वो एपिड्यूरल का, एपिड्यूरल ये भी लफ्ज मैं चाहता हूँ लोग याद कर लें कि एपिड्यूरल क्या होता है, ठीक है ना। कमर में मुख्तलिफ नवीयत के, अच्छा, एक तो कमर का टीका वो है जो एनेस्थीसिया के लिए लगाते हैं, यानी कि डिलीवरी के लिए या किसी सर्जरी के लिए कमर में, यानी कि वो छोटी बेहोशी जिसको आमतौर पे कहते हैं, और उसके बाद लोग कहते हैं कि उस वजह से तो मुझे, अच्छा, उसका भी बहुत ज्यादा ना खवातीन का ये होता है कि मैं वो टीका लगा था और उसके बाद मुझे पेन स्टार्ट हो गया, मगर उसका इससे ताल्लुक नहीं है,
ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, हम जो बात करें वो पेन का इंजेक्शन है, जिसमें स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हैं और वो हम एपिड्यूरल में बिल्कुल कमर के दरमियान में, और वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था नर्व रूट। सही। मगर अब जो लेटेस्ट टेक्निक है, हम जो है ना नर्व ब्लॉक जिसको कहते हैं, वो हम जहां से नर्व निकलती है या असाबी रग निकलती है, हम वहीं पे सिर्फ उसी को आइसोलेटेड उसको इंजेक्ट करके उसमें पेन फ्री करते हैं। ठीक ये है। बड़ी सेफ टेक्निक है और इसकी इंडिकेशन यही है जो मेडिकल ट्रीटमेंट से सेटल ना, उनको सर्जरी की जरूरत नहीं है या सर्जरी के लिए फिट नहीं है, तो हम उनको नर्व ब्लॉक के इंजेक्शन लगाते हैं। 1, 2 या 3 इंजेक्शन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके भी। ठीक हो गया, मतलब ये एक सेफ तरीका है कि ये अगर आप सेफ पेन तरीका है से कि निजात हासिल करना चाहते हैं तो हाँ, आप ये इंजेक्शन जो है ये वो लगवा इंजेक्शन सकते यूज हैं। कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, किस तरह का मैट्रेस यूज करना चाहिए? हमारे यहाँ मोस्टली जो सबसे जो ज्यादा हम चीज देखते हैं ना, वो याद है कि मेडिकेटेड आप मैट्रेस यूज करें अगर कमर का मसला है। जिस तरह हमारे घर में बहुत सारी खवातीन हैं, उनको इस तरह प्रेगनेंसी के दौरान अगर कमर का इशू है, या जिस तरह बहुत सारी हमारे बुजुर्ग भी हैं, उनको भी कमर का इशू रहता है, तो वही होता है कि जी आप मेडिकेटेड जो है वो लाजमी उनको दें मैट्रेस। तो मैट्रेस के हवाले से बताइए। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल बड़ा किया है। हार्ड मैट्रेस जो है वो यूज किया जाता है हमारे घरों में जी, वो कमर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक होगा, हालांकि उससे ज्यादा बॉडी में पेन होता है। हाँ, हालांकि ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, दैट इज नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली, एंड सिंस फ्रॉम मेनी इयर्स, कोई 40 साल से हम ये कह रहे हैं कि 40-45 साल से कि वो उसका यूज अब नहीं होना चाहिए, मगर क्योंकि एक पुराने फिजिशियन कहते थे कि मेडिकेटेड और आप हम अपना नॉलेज हाँ। रिन्यू नहीं करते, तो हम अभी भी यानी कि कई पुराने फिजिशियंस हैं जो कहते हैं कि हार्ड बेड यूज करें या सख्त बिस्तर इस्तेमाल करें। 3 तरह के मैट्रेस होते हैं, एक हार्ड होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं और एक फर्म होते हैं। सही। ठीक है ना। तो हम जो रिकमेंड करते हैं वो फर्म मैट्रेस है। फर्म मैट्रेस कौन से होते हैं? उसमें स्प्रिंग मैट्रेस, जेल मैट्रेस, वाटर मैट्रेस। जो जेल और वाटर मैट्रेस जिनका तो हमारे पाकिस्तान में कंसेप्ट नहीं है, बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है ना। हमारे पास जो फिर भी जो रेंज है वो स्प्रिंग मैट्रेस की है, तो स्प्रिंग मैट्रेस जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। ठीक है। हार्ड मैट्रेस अवॉइड करने चाहिए, ये टेम्पोरेरीली रिलीफ जरूर देते हैं। अगर आप इनके ऊपर लेटें तो 1 घंटा आपको लगेगा कि हाँ मुझे आराम मिल गया, आराम आ गया। मगर जो इसको रेगुलर यूज करें तो फिर आप इसको, मैंने लोगों को देखा कि लोगों को लेके फिर रहे होते हैं, यार को मेरा मैटर खरीद ले और मैं इसे जान छुड़ाऊं, उसको घर पे बाहर फेंकूं। ऐसे ही है, ठीक है ना। हाँ। और तो इसमें बिल्कुल ना जाएं। अच्छा, मार्केट में अवेलेबल है इसलिए क्योंकि कुछ लोग इसको प्रेस्क्राइब करने वाले भी हैं, और कुछ लोग उस वजह से, जब प्रेस्क्राइबर्स मौजूद हैं तो जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं उन्होंने तो कस्टमर रेंज रखनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे जिस चीज का लोग पूछ रहे हैं वो रख देंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे वो ये नहीं देखेंगे कि ये फिट है या इसका फायदा है या नुकसान नहीं है। हाँ, उन्होंने तो अपनी मार्केटिंग करनी है ना, उन्होंने सेल करना है, तो उसको ऑर्थो मैट्रेस के नाम से, मेडिकेटेड मैट्रेस के नाम से, स्पाइन मैट्रेस के नाम से, वो बहुत डिफरेंट नाम देकर और उन्होंने रखे हुए हैं, और कस्टमर के माइंड को प्ले करते हैं और लोग खरीद लेते हैं और बाद में फंस जाते हैं। रेंज से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और काफी इन्फॉर्मेशन भी आज हमें इस हवाले से मिली। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज यही है कि अगर जो मैंने अलार्मिंग साइंस बताए हैं या खतरे की घंटी, अगर कमर दर्द के साथ आपकी टांगें कमजोर हो रही हैं और आपको चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है या पेशाब रुक रहा है, तो फौरी तौर पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेक करवाएं और अपना MRI करवाएं। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाइल्ड मैरिज के हवाले से जो है ना, इसको अपना जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चे प्यूबर्टी की एज में हो और अपना मेजॉरिटी अटेंड कर लें तो फिर कम से कम ताकि उनकी मैरिज होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है ना वो ज़हनी तौर पर हम हो एक दूसरे के साथ, और उसमें काफ़ी जो है ना वो इश्यूज जो है ना वो रिलीज हो जाएंगे। सेकंड मेरा है वो यही है कि अदम बर्दाश्त को जो है ना वो अवॉइड करके बर्दाश्त एक दूसरे में पैदा करना चाहिए, कि अगर किसी से कोई जो है ना वो कोताही हो जाती है तो एक दूसरे को कोताहियां एक दूसरे की माफ करके और उसको लाइफ को हंसी खुशी गुजारना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो फिर आपसे मुलाकात होगी।